हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग जो है आपका महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हम लोगों ने जो है वो कल थ्योरी और 20 जो है वो आपका एमसीक्यू किए थे हम लोग। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके इस वीडियो को देखने के बाद जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो उसका जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। अगर आप में से कोई बिहार एससीसी का तैयारी कर रहा है तो आप उसके लिए जो है मैं जीके का जो है हर रोज़ 50 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए हम लोग जो है वो आज 21 नंबर का क्वेश्चन करते हैं कि भारत का एक सॉलिसिटर होता है तो क्या होता है? प्रशासनिक अधिकारी होता है, न्यायिक सलाहकार होता है, या फिर आपका प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है, या फिर राष्ट्रपति को सलाह देने वाला कानूनी अधिकार होता है। तो वो आपका जो है एक न्यायिक जो है वो सलाहकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही आंसर हो जाएगा। कल हम लोगों ने जो है वो 20 क्वेश्चन तक किया था, तो वो आप जो है नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लीज़ जा करके देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल जो है वो कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। वहीं महान्यायवादी जो है वो राज्य सरकार को कानूनी विषय पर जो है वो परामर्श देता है। आप ये भी याद रखिएगा। एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165(2) के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165(1) के तहत वह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद जो है धारण करता है। अनुच्छेद 165(3) के तहत, और यह राज्य सरकार का प्रथम जो है वो विधिक सलाहकार होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 3 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर जो है वो बना कि जो महाधिवक्ता है उसका जो है नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन महाधिवक्ता बन सकता है? वह व्यक्ति जो कि हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी अगर योग्यता रखता है तो वो जो है वो आपका महाधिवक्ता बन सकता है। और आर्टिकल किसके तहत? 165 के तहत। और वह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न जो है वो पद धारण करता है। तो महाधिवक्ता का अगर कोई कार्यकाल पूछे तो उसका कार्यकाल कुछ नहीं होता है। अगर राज्यपाल चाहे तो उसको 1 दिन या फिर जो है वो 2 साल के अंदर भी उसको हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? तो महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, 165 में यह कहा गया है। और महान्यायवादी जो है आपका आर्टिकल 26 के तहत केंद्र सरकार का सलाहकार होता है। वहीं आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है वो 148 के तहत भारत का एक कैग होगा, यह कहा गया है। और 148 से 151 तक कैग के बारे में बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए जो है वो अधिकृत होता है कौन? तो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी जो है वो अधिकारी होता है महाधिवक्ता। आइए हम लोग जो है वो देखते हैं कौन सही है। तो ना ही 1 और ना ही जो है वो 2 आपका सही है। आइए जो हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165(1) के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस तरफ कथन एक गलती है। सलाहकारी अधिकारिकता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालय की अधिकारिकता मूल तथा अपीलीय जो है वो होती है। तो इस तरह से दो भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 148(1) के तहत जो है भारत का एक महालेखा परीक्षक जो है वो नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत का जो कैग होता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार के लेखा परीक्षक कर अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तथा अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखा का
लेखों का लेखा परीक्षक कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को जो है वो सौंपता है कैग। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो आर्टिकल 148 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधित प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जितना भी लेखा होता है कैग द्वारा वो भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा और फिर राष्ट्रपति जो है वो संसद में प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? संसदीय अधिनियम है क्या, संविधान द्वारा किया गया है, या फिर मंत्रिमंडल संकल्प, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका बी नंबर होगा कि संविधान द्वारा जो है वो कैग का जो है वो पद सृजन किया गया है, क्योंकि संविधान में 148 से 151 तक कैग के बारे में जो है वो बतलाया गया है। आप ये भी याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त का कार्यकाल होता है कितना? तो 6 वर्ष होता है, 6 या फिर 65 वर्ष, जो भी जो है वो पहले आपका हो जाए। अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने CAG के वेतन एवं सेवा शर्तें से संबंधित प्रावधान वर्ष 1971 के अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या अधिकतम 65 वर्ष, जो भी जो है वो आपका पहले हो जाए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, यह सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, यह भी सही है। और सी नंबर है कि सेवा निवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कि उनको राष्ट्रपति पदयुक्त कर सकते हैं, यह जो है आपका गलत है, यह जो है कैग के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के जो कैग का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कैग को राष्ट्रपति पदयुक्त नहीं कर सकता है, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12(1) के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य जो है वो हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगर आप पीछे वाला वीडियो अगर देखेंगे तो मैंने जो है उसमें थ्योरी सेक्शन कवर कराया है, जिसमें ये सारा चीज़ मैं जो है वो बतलाया हूँ कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो और आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान होती है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, उसके समान जो है वो हटाने की प्रक्रिया होती है कैग को भी। 33 नंबर क्वेश्चन है कथन और कारण से। कथन कह रहा है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। कारण कह रहा है कि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र से संविधान और संसद के कानून को बनाए रखना है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का जो है वो सही व्याख्या भी कर रहा है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य व्यय की वैधता और औचित्य दोनों ही सुनिश्चित करना है, क्योंकि उसे यह निर्धारित करना है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण जो है वो दोनों सही है, और कारण कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण
करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, यह जो है आपका कैग का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो कौन कौन कैग कर सकता है? तो भारत की संसद संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यह कैग का काम है। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी जो है कैग का काम है। तीसरा है कि सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी जो है आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो कैग का काम नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और भी इसमें है जैसे आपका कि वह भंडार गृह की लेखा जो है वो परीक्षा करता है, राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। कैग जो है वो सरकारी कंपनियों एवं निगमों के लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। तो आशा करूंगा कि आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कथन पर जो है विचार करना है। जैसे पहला करें कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत के संचित निधि में संदेह है। दूसरा है कि नियंत्रण महालेखा परीक्षा को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडार या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का जो है वो प्राधिकार होगा। तो निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत के जो कैग के कार्यालय का महत्व क्या है? तो कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात या फिर वित्तीय आपात घोषित करता है। दूसरा है कि कैग की मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रम पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तीसरा है कि कैग के प्रतिवेदन से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रावधान में कानून का उल्लंघन किया हो। चौथा है कि कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है कि सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वाले पर अभियोग लगा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो केवल 2 और 3 जो है आपका सही है। अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है, जिसे संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रण एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई है। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। और अन्य जो 2 कथन है आपका सही नहीं है, 1 और 4, 2 और 3 सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जो है वो आपका जिम्मेदारी किसके पास होता है? तो संसद के पास जो है वो होता है। संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कार्रवाई जो है वो कराई जाती है। अतः नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी जो है वो संसद की होती है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों की उपस्थित रहता है? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक संसद की जो लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बतलाया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों के बारे में बतलाता है? तो आर्टिकल 149 में जो है यह बतलाता है।
नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के संबंधों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, फिर राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो आइए जो है इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र पर नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है हटाया जाता है। अनुच्छेद 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर जो है वो हटाया जाता है, उसके आधार पर जो है आपका हटाया जाएगा। तो इस तरह से जो इस यहाँ पर ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा हुआ, संसद, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या फिर राष्ट्रपति की संस्तुति पर, इसमें जो है वो कोई आंसर नहीं होगा। जैसे जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, तो किसका? तो लोक लेखा समिति के कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी कि लेखा परीक्षक से अलग किया गया एवं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो यह 1976 में किया गया था। CAG यानी कि कैग कर्तव्य, शक्ति और सेवा शर्त अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग और को ऑडिटिंग से पृथकीकरण यानी कि अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथकीकरण 1976 में किया गया तथा CAG का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा जो है वो परीक्षा ऑडिटिंग तक ही सीमित रह गया। वर्ष 1976 से केंद्र में लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा की सहायता से जो है वो आपका किया जाता है। हालांकि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्व यानी कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रण एवं कर्तव्य, शक्ति और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षा को पृथकीकरण करता है। CAG को लेखा की तैयारी और उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन जो है वो कब हुआ था? तो 1976 में यह संशोधन आया था। 44 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों के वित्तीय लेखा का परीक्षक कौन करता है? तो राज्यों के वित्तीय लेखा का परीक्षक जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य वित्त सचिव जो इनमें से कोई जो है वो नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। केंद्र के साथ साथ राज्यों का जो वित्तीय लेखा का समीक्षा जो कौन करता है? तो आपका कैग करता है, आप ये याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि लोक निधि का अधिनियम किसे कहा जाता है? तो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को जो है वो लोक निधि का कहा जाता है। अभिभावक, लोक निधि का अभिभावक जो है कैग को कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का CAG कार्य करते हैं? तो लोक वित्त संरक्षण के रूप में जो है वो कार्य करते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षण होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से सुनिश्चित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के आपके जो है वो 14वें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। 2019 में जो है 21 अक्टूबर में जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और 2020 में जो है वो उनको 14वें
कैग जो है वो बनाया गया। फिलहाल में भी जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू ही है भारत के कैग। सूची 1 को सूची 2 से जो है वो आपको मिलाना है। आइए हम लोग जो है यहाँ पर डायरेक्ट उसका आंसर देखते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है सभापति होता है या फिर राज्यसभा का जो है वो एक तरह से सदस्य नहीं होता है, वो सभापति होता है। भारत का नियंत्रण महालेखा लोक लेखा समिति से संबंधित है। भारत का महाधिवक्ता महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। वहीं भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक में भी भाग ले सकता है। भारत में, माफ कीजिएगा, प्रश्न में भारत का महाधिवक्ता उल्लेखित है जो कि गलत है, आपका अटॉर्नी जनरल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत जो है वो आपका सार्वजनिक खर्च का परीक्षण होता है, सार्वजनिक राजस्व का होता है, वित्तीय प्रशासन होता है, लेकिन व्यावसायिक बैंकों के कार्य जो है निष्पादन नहीं होता है आपका सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यापारिक बैंकों के कार्यान्वयन से नहीं संबंधित है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कैग से संबंधित इतना सारा क्वेश्चन किया, महान्यायवादी से, महाधिवक्ता से। कल जो है हम लोग वरीयता अनुक्रम जो है वो देखेंगे कि किसका पोस्ट जो है वो किन के अनुसार जो है आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 2 लेक्चर में जो है हम लोगों ने यहाँ पर कैग को जो है वो कवर किया है, जिसमें पहला में मैंने थ्योरी प्लस एमसीक्यू करवाया और दूसरा में जो है वो बाकी के जितने क्वेश्चन आंसर बचे से सारे के सारा मैंने करवाया। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं हर रोज़ 50 क्वेश्चन जीके का जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ करवाता हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं सभी का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।